सुप्रभात छात्रों। कल के वीडियो में आपने आलोक धनवा की कविता पतंग की व्याख्या सुनी व समझी। आलोक धनवा की कविता पतंग के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप तक प्रेषित करना चाहती हूँ। आलोक धनवा की यह कविता छंदों के नियमों से बंधी हुई नहीं है। यह कविता छंद मुक्त है। यहाँ यह जान लेना उचित होगा कि छंद किसे कहते हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमों में बंधे काव्य रचना को ही छंद कहते हैं। भारतीय काव्य रचना का आरंभिक समय छंदबद्ध कविता का समय रहा है। उन दिनों कविता काव्य शास्त्र के कठोर नियमों से बंधी हुई थी। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रहीम, रसखान जैसे कवियों से लेकर पंत, प्रसाद और महादेवी ने भी छंदमय काव्य का सृजन किया था। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि महाकवि निराला हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने छंदबद्धता का विरोध किया था। उनका मानना था कि छंदबद्ध कविता छंद निर्वाह के कारण अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाती। उनके अनुसार छंद बंधन है, कविता की स्वाधीनता बाधित होती है, सहजता नष्ट होती है, शब्द बदलने पड़ते हैं और इससे कविता का प्रवाह टूट जाता है। अभी जब आप तीसरे पाठ को पढ़ेंगे जिसके रचनाकार कुंवर नारायण हैं, उनकी एक रचना उसमें दी गई है जिसका नाम है बात सीधी थी पर। वह भी कविता के प्रवाह और सहजता को ही दर्शाती है कि प्रायः किस तरीके से कविता को सरलता और सहजता से प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु हम उस कविता को और अधिक आकर्षक बनाने के चक्कर में कविता का भाव बोध नष्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पहले से बने एक विशेष नाप वाले वस्त्र को पहनने के लिए शरीर को छीलना या काटना पड़ेगा, ऐसे में कपड़ा महत्वपूर्ण रहेगा लेकिन शरीर नहीं। परंतु अब तो छंद मुक्त कविता की धारा ही हिंदी साहित्य की मुख्य धारा बन गई है। आलोक धनवा की यह कविता भी मुक्त छंद में है। भले ही छंद विहीन कविता हो, पर आपने देखा होगा कि इसमें लय, राग और प्रवाह का कोई भी अभाव नहीं है। कल हमने पतंग कविता के प्रथम कवितांश में बिंब विधान के बारे में भी पढ़ा था। आलोक धनवा ने अपनी कविता पतंग में प्रतीकात्मक भाषा का भी प्रयोग किया है। बच्चों से संबंधित इस कविता में बच्चों को प्रिय लगने वाले प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जो कि कवि की सूक्ष्म दृष्टि का भी परिचायक है। आइए जानते हैं कि प्रतीक क्या होते हैं। जब कविता में किसी बात को कहने के लिए अन्य समान अर्थों या भाव वाले उपमानों का माध्यम चुना जाए तो वहाँ प्रतीकात्मकता का गुण होता है। आलोक धनवा ने कविता पतंग में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। बच्चों से संबंधित इस कविता में बच्चों को प्रिय लगने वाले प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। कविता का शीर्षक पतंग, यह शब्द ही कल्पना, उमंग, उत्साह, उड़ान और विकास का प्रतीक बन कविता में नया अर्थ रचता है। इस कविता में पंक्ति है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। इसमें एक शब्द आया है शरद। यह शरद शब्द प्रतीक है ऐसे वातावरण का जिसमें बच्चों के मन की उड़ान को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को एक सहज और मुक्त स्थान मिल सके। इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ पर एक शब्द आया है चमकीली। यह चमकीली शब्द प्रतीक है आकर्षक लगने का। आगे हम देखते हैं, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अब इसमें इतना मुलायम शब्द, यह प्रतीक है बच्चों के अत्यंत नरम मन का। यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं कि बच्चों की कोमल भावनाओं की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से बच्चे के कोमल मन को ठेस ना पहुँचे, किसी प्रकार की बाधा उसका रास्ता न रोक सके। इस काव्यांश को देखते हैं। इसमें सीटियों, किलकारियों और तितलियों की
नाजुक दुनिया, यह बच्चों की उमंगों, आनंद और कोमलता का प्रतीक है। इस काव्यांश में कवि ने सबसे पतला कागज का प्रयोग किया है। यह शब्द विशेषण है। सबसे पतली कमानी, यह शब्द भी विशेषण के रूप में आया है। कविता में शांत व वात्सल्य रस उपस्थित है।